हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियाओ अपने सभी साथियों के साथ मिलकर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का ब्लड एसेंस लाने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसी के साथ साथ ज़ियाओ को वहाँ पे जिनलान से ये भी पता चल गया था कि आइस ग्लेशियर के डूज़ोंग रियलम के मास्टर्स कुत्तों की तरह चारों तरफ उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसलिए ज़ियाओ पॉइजन गर्ल के कहने पर पहले मास्टर टियानहाओ की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने का डिसाइड करता है, जहाँ अभी क्योंकि टाइम की कमी थी तो इसलिए ज़ियाओ ने वहाँ पे मास्टर टियानहाओ की सोल के लिए युनशेन की बॉडी को बाहर निकाल लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी केव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ियाओ मास्टर टियानहाओ को कुछ जरूरी बातें बताते हुए कह रहा था कि अभी मैं यहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस बॉडी को आपके साथ जोड़ने वाला हूँ। लेकिन याद रखिएगा, एक बार जब मैंने इस बॉडी को आपके साथ जोड़ने का प्रोसेस शुरू कर दिया, उसके बाद आप इससे पीछे नहीं हट सकते। और अगर इस प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ होती है तो न सिर्फ ये बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी, बल्कि उसी के साथ साथ उसका आपकी सोल के ऊपर भी काफी ज्यादा गहरा असर होगा। इवन हो सकता है कि उससे आपकी कल्टीवेशन भी डैमेज हो जाए। ज़ियाओ की सारी बातें सुनकर मास्टर टियानहाओ भी वहाँ पे समझ जाते हैं कि ये मामला कितना ज्यादा सीरियस होने वाला है। इसलिए वो भी वहाँ पे सीरियस होते हुए ज़ियाओ को अपना प्रोसेस शुरू करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब वो वहाँ पे अपनी नई बॉडी पाने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। मास्टर टियानहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी हेवनली फ्लेम के साथ साथ उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते ज़ियाओ ने वहाँ पे युनशेन की बॉडी को ऐसा बना दिया था कि अब मास्टर टियानहाओ वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर इजीली इंटर कर सकते थे, जो देखकर ज़ियाओ भी वहाँ पे मास्टर टियानहाओ को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। ज़ियाओ की ये बात सुनकर मास्टर टियानहाओ भी वहाँ पे ज़ियाओ की बात को मानते हुए सीधा उस बॉडी के अंदर इंटर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर टियानहाओ वहाँ पे आगे बढ़ते हुए युनशेन की बॉडी के अंदर इंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो अभी तक भी वहाँ पे पूरी तरह से उस बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे थे। और देखते ही देखते उनकी सोल वहाँ पे युनशेन की बॉडी के आर पार चली जाती है, जो देखकर ज़ियाओ भी वहाँ पे समझ गया था कि अभी ये काफी नहीं है। उसे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए युनशेन की बॉडी को और ज्यादा सॉफ्ट करना होगा, या फिर एक और भी रास्ता था जिसका अब ज़ियाओ वहाँ पे इस्तेमाल करने वाला था। असल में ज़ियाओ ने वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के ब्लड एसेंस को वहाँ पे युनशेन की बॉडी के साथ साथ मास्टर टियानहाओ की सोल को भी जोड़ दिया था, जिसके चलते अब वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे। और उसी के साथ ज़ियाओ ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए मास्टर टियानहाओ की बॉडी को वहाँ पे सीधा युनशेन की बॉडी के अंदर ही डाल दिया था। और इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, जिसका मतलब था कि मास्टर टियानहाओ को वहाँ पे सक्सेसफुली अपनी नई बॉडी मिल चुकी थी, जो देखकर ज़ियाओ भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि चलो एक काम तो पूरा हुआ। लेकिन अब बारी थी स्टेप 2 की। इसलिए ज़ियाओ वहाँ पे मास्टर टियानहाओ से कहता है कि भले ही मैंने आपकी सोल को इस बॉडी के साथ जोड़ दिया है, लेकिन अभी भी आपकी सोल पूरी तरह से इस बॉडी के साथ मर्ज नहीं हुई। इसलिए हमें यहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए आपकी सोल को यहाँ पे पूरी तरह से इस बॉडी के साथ मर्ज करना होगा। लेकिन अभी ज़ियाओ वहाँ पे मास्टर टियानहाओ से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही ज़ियाओ को वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जिसके बारे में ज़ियाओ वहाँ पे कुछ पता लगा पाता उससे पहले ही जिनलान वहाँ पे भागते हुए ज़ियाओ के पास आती है, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से सीधा वहाँ पे ज़ियाओ के पास आते हुए कहती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ग्लेशियर वैली के लोगों ने हमें ढूंढ लिया और अब वो लोग किसी भी समय हमें पकड़ने के लिए यहाँ पे आते ही होंगे। जिनलान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाता है। और उसी के साथ साथ ज़ियाओ को वहाँ पे थोड़ी परेशानी भी होने लगी थी, क्योंकि अभी तक भी मास्टर टियानहाओ ने वहाँ पे पूरी तरह से उस बॉडी को अपने कंट्रोल में नहीं लिया था। और इस सिचुएशन में आइस ग्लेशियर वैली के साथ उन लोगों को फाइट करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होने वाला था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें उस केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर अचानक ही वहाँ पे गिरने लगा था। और उसी के साथ साथ अचानक से स्नो भी वहाँ पे गिरने लगी थी, जो देखकर पॉइजन गर्ल भी वहाँ पे समझ जाती है कि अब आइस ग्लेशियर वैली के लोग किसी भी समय यहाँ पे पहुँचते होंगे। इसलिए पॉइजन गर्ल भी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पे एक स्पेस क्रैक ओपन हो गया था, जिसके अंदर से वही ओल्ड मास्टर जिसका नाम मास्टर टियानशी था, वो अपने लोगों के साथ निकल कर बाहर आता है। जहाँ जैसे ही एल्डर टियानशी की नजर वहाँ पे पॉइजन गर्ल के ऊपर पड़ती है तो एल्डर टियानशी की फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। वो स्माइल करते हुए वहाँ पे खुद से ही कहते हैं, तो फाइनली हमने उस पॉइजन बॉडी वाली लड़की को ढूंढ ही लिया। लेकिन अभी एल्डर टियानशी वहाँ पे खुश होते हुए ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे अपने लेफ्ट की तरफ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिसे महसूस करके एल्डर टियानशी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि वहाँ पे जो कोई भी है चुपचाप सामने आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें सेंस कर पा रहा हूँ, इसलिए छुपने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी जब वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता तो एल्डर टियानशी ने अचानक ही वहाँ पे उस तरफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते मजबूरन डिमोनिक पपेट को भी वहाँ पे सामने आना पड़ा था। जबकि पॉइजन गर्ल वहाँ पे एल्डर टियानशी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, यकीन नहीं हो रहा कि आइस ग्लेशियर वैली के लोगों ने हमें ढूंढने के लिए तुम्हारे जैसे एक डाउजोंग पीक रियलम के मास्टर को भेजा है। मुझे लगता है तुम्हारी आइस ग्लेशियर वैली तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, इसलिए तो वैसे छोटे मोटे काम भी तुमसे करवा रही है। पॉइजन गर्ल की ये बात सुनकर एल्डर टियानशी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसे छोटे मोटे कामों में मेरा वाकई काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है।
लेकिन कोई बात नहीं, अपनी आइस ग्लेशियर वैली के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और ये कहकर एल्डर टियानशी अचानक ही वहाँ पे मुड़ते हुए अपने बाकी एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग इस वैली से बाहर चले जाओ और वहीं पे रुककर इसकी रक्षा करना ताकि कोई भी इस वैली से बाहर ना जा सके। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि कोई इस वैली के अंदर भी ना आ सके, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पे इन सभी को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ, जैसा कि इन लोगों ने हमारे बाकी सभी साथियों के साथ किया था। एल्डर टियानशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों एल्डर्स भी वहाँ पे एल्डर टियानशी की बात मानते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाते ही एल्डर टियानशी वहाँ पे पॉइजन गर्ल से कहते हैं, अब पता नहीं इसे मैं अपनी किस्मत कहूँ या इत्तेफाक, लेकिन मैं तुमसे पहले भी एक पॉइजन बॉडी वाले कल्टीवेटर के साथ फाइट कर चुका हूँ, लेकिन वो पॉइजन बॉडी वाली कल्टीवेटर तुम्हारी तरह कमजोर नहीं थी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने अपने सिर्फ 2 ही हमलों में मुझे हरा दिया था, और उसी खतरनाक फाइट में मुझे अपनी ये आंख भी खोनी पड़ी थी, जिसका दुख मुझे आज तक है। लेकिन अब देखना ये होगा कि तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो। अब एल्डर टियानशी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल को वहाँ पे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे गुस्से से अपना पॉइजनस ऑरा भी रिलीज कर दिया था। उसी के साथ साथ वो वहाँ पे पॉइजनस स्नेक्स को समन करते हुए एल्डर टियानशी से कहती है, अगर तुम्हें मेरी पावर्स को देखने का इतना ही ज्यादा शौक है तो आके देख क्यों नहीं लेते, एक बार मेरे साथ फाइट करके देख लो, फिर तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी पॉइजन गर्ल वहाँ पे एल्डर टियानशी से ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर डिमोनिक पपेट वहाँ पे दूसरी तरफ से एल्डर टियानशी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसका एहसास एल्डर टियानशी को वहाँ पे पहले से ही हो गया था। इसलिए एल्डर टियानशी ने जल्दी से वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उस डिमोनिक पपेट को अपने पास आने से पहले ही वहाँ पे फ्रीज कर देता है, और उसके ऊपर वहाँ पे कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ भी पटक दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्डर टियानशी वहाँ पे कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। उसने वहाँ पे बिना हिले ही एक डाउजोंग रियलम की डिमोनिक पपेट को हरा दिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, एल्डर टियानशी ने वहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल के दोनों स्नेक्स को भी वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, और दोबारा उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें भी वहाँ पे खत्म कर दिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर पॉइजन गर्ल खुद वहाँ पे अपनी सोर्ड लेकर एल्डर टियानशी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन एल्डर टियानशी तो वहाँ पे पहले से ही उसके हमले के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी छड़ी की आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल के उस पावरफुल अटैक को भी वहाँ पे रोक लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक ही एल्डर टियानशी ने वहाँ पे अपनी पास को बढ़ाते हुए पॉइजन गर्ल को वहाँ पे पीछे की तरफ पुश कर दिया था, और इसी मौके का फायदा उठाकर एल्डर टियानशी ने वहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो पॉइजन गर्ल को हिट होता है तो पॉइजन गर्ल की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन एल्डर टियानशी की उस आइसी ऑरा की वजह से उसका खून वहाँ पे बाहर गिरते ही जमने लगा था, जिसका मतलब था कि ये जगह पूरी तरह से वहाँ पे एल्डर टियानशी के कंट्रोल में है, और यहाँ पे चाहे एल्डर टियानशी के ऊपर किसी भी तरह का अटैक किया जाए उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होने वाला था। और इस बात को एडमायर करते हुए पॉइजन गर्ल भी वहाँ पे खुद से ही कहती है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। जिस पे एल्डर टियानशी भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने उस मामूली सी डिमोनिक पपेट का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे हरा दोगी? बेवकूफ कहेंगी, मैं डाउजोंग रियलम की पीक लेवल का मास्टर हूँ और तुम्हारे जैसे 10 लोगों के लिए अकेले ही काफी हो। लेकिन ना, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी मदद के लिए उस लड़के और उस सोल बॉडी को भी बाहर बुला सकती हो, क्योंकि अब छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, वो लोग बाहर आए या ना आए, लेकिन मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम खुद ही उन्हें अपनी मदद के लिए बाहर बुला लो। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन अभी तक भी वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टियानहाओ की सोल को वहाँ पे युनशन की बॉडी के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, और जिनलान वहाँ पे केव की इंटरेस्ट पे खड़ी हुई ज़ेवियन की रक्षा कर रही थी। हालांकि ज़ेवियन जल्द से जल्द इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए ज़ेवियन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा समय लग रहा था। और ऊपर से इन लोगों के पास जीतने को कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मास्टर टियानहाओ के बगैर ज़ेवियन भी वहाँ पे एल्डर टियानशी का मुकाबला नहीं कर सकता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉइजन गर्ल ने एक बार फिर से डीमन पपेट के साथ मिलकर बहुत ही तेजी से एल्डर टियानशी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो दोनों ही वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी फुल स्पीड के साथ वहाँ पे चारों तरफ से एल्डर टियानशी के ऊपर हमले करने लगे थे। लेकिन एल्डर टियानशी के ऊपर तो वहाँ पे उनके हमलों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, और एल्डर टियानशी वहाँ पे उनके हमलों को ऐसे डोज करते जा रहे थे जैसे वो बस वहाँ पे उन दोनों के साथ खेल रहे हो। और असल में तो पॉइजन गर्ल का भी यही आइडिया था, वो यहाँ पे एल्डर टियानशी को अपने साथ बिजी रखना चाहती थी ताकि वो ज़ेवियन को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर पॉइजन गर्ल वहाँ पे डिमोनिक पपेट के साथ मिलकर दोनों तरफ से वहाँ पे एल्डर टियानशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन एल्डर टियानशी ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी आइस स्टिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करके एल्डर टियानशी ने वहाँ पे उन दोनों को फ्रीज करते हुए उठाकर वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। और जैसे ही पॉइजन गर्ल वहाँ पे नीचे आती है तो उसके पांव अचानक ही वहाँ पे फ्रीज होने लगे थे, जिसके चलते बेचारी पॉइजन गर्ल वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि एल्डर टियानशी ने वहाँ पे उसके पास आते हुए अपने आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पॉइजन गर्ल के ऊपर अटैक करना
करना भी शुरू कर दिया था, जिससे पॉइजन गर्ल वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रही थी। जो देखकर डिमोनिक पपेट जल्दी से वहाँ पे पॉइजन गर्ल की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एल्डर टियानशी ने वहाँ पे अपने आइस क्रिस्टल की मदद से उस डिमोनिक पपेट के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे वहीं पे फ्रीज कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारी पॉइजन गर्ल तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी। हालांकि वो वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड को लगाते हुए उन आइस क्रिस्टल्स को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी वो प्रोटेक्टिव शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो एल्डर टियानशी के आइस क्रिस्टल्स का सामना कर सके। इसलिए देखते ही देखते उसकी वो शील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जैसे ही पॉइजन गर्ल की शील्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो एल्डर टियानशी ने जल्दी से वहाँ पे अपने एक आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए पॉइजन गर्ल को वहाँ पे उसी के अंदर ट्रैप कर लिया था। जो देखकर एल्डर टियानशी वहाँ पे पॉइजन गर्ल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरा जिस पॉइजन बॉडी वाली लड़की के साथ पिछली बार मुकाबला हुआ था, तुम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे बिना हिले ही तुम्हें हरा दूंगा। मुझे तो लगा था कि आज मुझे बरसों बाद किसी के साथ बेहतरीन फाइट करने का मौका मिलेगा, लेकिन अफसोस तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों के ऊपर ही पानी फेर दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल को वहाँ पे ज़ेओयन के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे थे, जहाँ ज़ेओयन ने उसे एक बार बोला था कि वो बहुत ही जल्द स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को मारते हुए उसकी मैजिक ओर का इस्तेमाल करके पॉइजन गर्ल के लिए कैसी बिल बनाएगा, जिसके चलते वो बहुत ही इजीली अपनी पॉइजन बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाएगी। और ये सब याद करके बेचारी पॉइजन गर्ल वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, ज़ेओयन प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि तुम कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा अपनी पॉइजन पावर्स का इस्तेमाल करूं, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और ये कहकर पॉइजन गर्ल ने अचानक ही वहाँ पे अपनी पॉइजनस बॉडी वाली पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि पॉइजनस गर्ल की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस सोरा निकलने लगा था। जो देखकर एल्डर टियानशी वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन पॉइजनस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे रोक लोगी? नहीं, अब इस सबको कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, अगर तुमने अपनी इन पॉइजनस पावर्स का इस्तेमाल फाइट की शुरुआत में किया होता तो फिर शायद कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब तो इस सबको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और ये कहकर एल्डर टियानशी ने अचानक ही वहाँ पे अपने आइस क्रिस्टल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे पॉइजनस गर्ल की सारी पावर्स दोबारा वहाँ पे डीएक्टिवेट होने लगी थी, जिसके साथ ही पॉइजनस गर्ल वहाँ पे पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। और अगर वो वहाँ पे थोड़ी देर और उस आइस क्रिस्टल के अंदर ट्रैप रहती तो उसकी वहाँ पे मौत भी हो सकती थी। जो देखकर एल्डर टियानशी वहाँ पे पॉइजनस गर्ल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुमने चुपचाप मेरी बात मानते हुए खुद को मेरे हवाले कर दिया होता तो अब तुम्हें यहाँ पे इस तरह से मरना नहीं पड़ता। लेकिन अभी एल्डर टियानशी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर एक स्पेस क्रैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला होता है, जिससे एल्डर टियानशी ने भी खुद को वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचाया था। इवन वो स्पेस क्रैक वाला हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे महसूस करते हुए एल्डर टियानशी के बाकी सभी साथी भी वहाँ पे उसके पास आ चुके थे। और वो सभी वहाँ पे वापस आते हुए एल्डर टियानशी से सवाल करते हुए पूछने लगे थे, एल्डर टियानशी अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था? लेकिन इसका जवाब तो खुद वहाँ पे एल्डर टियानशी के पास भी नहीं था। पर तभी अचानक ही वो पूरी जगह वहाँ पे हिलने लगती है और उसी के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल भी बनने लगा था, जिससे मास्टर टियान हाउ वहाँ पे युनशेन की बॉडी को कंट्रोल करते हुए बहुत ही कूल तरीके से बाहर आते हैं, जिसका मतलब था कि मास्टर टियान हाउ ने सक्सेसफुली वहाँ पे युनशेन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर ही लिया था। और अब क्योंकि मास्टर टियान हाउ को वहाँ पे एक फिजिकल बॉडी भी मिल चुकी थी तो उनकी पास भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और मास्टर टियान हाउ के साथ साथ हम देखते हैं कि जिनलैन और ज़ेओयन भी वहाँ पे आ चुके थे। इवन हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से आपने सिर्फ एक हाथ से उस आइस क्रिस्टल को तोड़ते हुए वहाँ पे पॉइजन गर्ल को आजाद करवा दिया था। जो देखकर तो बेचारे एल्डर टियानशी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो थोड़ा डरते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो डोज़ोन रियलम का कल्टीवेटर है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता था कि इनके साथ तो यहाँ पे कोई भी डोज़ोन रियलम का कल्टीवेटर नहीं आया था, तो फिर ये डोज़ोन रियलम का मास्टर अचानक से कहाँ से आ गया? जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेओयन ने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए पॉइजन गर्ल को संभाल लिया था और वो उसे वहाँ पे सहारा देते हुए खड़ा भी करने लगा था। और मास्टर टियान हाउ भी वहाँ पे कोड लोग के साथ ये सब देख रहे थे। जो देखकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे एल्डर टियानशी और उसके साथियों से कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये जगह तुम सभी लोगों को दफनाने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। हालांकि तुम्हारे जैसे लोगों को तो कुत्ते की मौत मारना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक काफी अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को मारकर यहीं पे दफना दूंगा। जबकि मास्टर टियान हाउ की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा एल्डर टियानशी तो वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो जल्दी से वहाँ पे मास्टर टियान हाउ से माफी मांगते हुए कहता है, सीनियर हमें लगता है कि आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। और वैसे भी ये सब मैं आइस ग्लेशियर वैली के क्लैन लीडर के कहने पे कर रहा था। उन्होंने ही मुझे इस पॉइजन बॉडी वाली लड़की को लाने के लिए बोला था। अगर मुझे पहले पता होता कि ये आपके साथ है तो मैं कभी भी इसे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन अभी एल्डर टियानशी वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ वहाँ पे एक जंप करते हुए एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनके इस जंप के साथ ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगा था कि वहाँ पे एक बार फिर से एक स्पेस क्रैक भी ओपन हो गया था। साथ ही साथ वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग भी गिरने लगी थी, जो कि मास्टर टियान हाउ को वहाँ पे और भी ज्यादा कूल बना रही थी। और इसी के साथ मास्टर टियान हाउ वहाँ पे कोल्ड टून में
एल्डर टियानची से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, पर हाँ तुम लोगों में से अब कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलने वाला। अब मास्टर टियानो की ये बात सुनकर एल्डर टियानची भी वहाँ पे समझ चुका था कि उनके पास यहाँ पे फाइट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ते हुए अपने साथियों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके ड्रैगन पीक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। अपने उस एल्डर की ये बात सुनकर वो तीनों भी वहाँ पे ऐसा ही करते हैं और देखते ही देखते उन तीनों ने वहाँ पे अपनी सारी पावर्स एल्डर टियानची को दे दी थी। जिसके बाद एल्डर टियानची ने भी वहाँ पे अपना ब्लड सेक्रीफाइस देते हुए अपनी छड़ी की मदद से ऊपर आसमान में एक ड्रैगन फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आइस ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जो कि दिखने से ही काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। जो देखकर ज़ियाओ यान भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि ये ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। लेकिन मास्टर टियानो को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी जगह पे उसी तरह से शांति से खड़े हुए थे। जो देखकर उस आइस ड्रैगन ने भी वहाँ पे गुस्से से मास्टर टियानो के ऊपर हमला कर दिया था और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर मास्टर टियानो वहाँ पे उससे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। और ये कहकर मास्टर टियानो ने वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 फिंगर्स का ही इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक और स्पेस क्रैक को ओपन कर दिया था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे उस आइस ड्रैगन के खतरनाक अटैक को वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। जो देखकर अब की बार वो आइस ड्रैगन गुस्से से वहाँ पे खुद मास्टर टियानो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो आइस ड्रैगन वहाँ पे मास्टर टियानो के पास भी आ पाता, उससे पहले ही मास्टर टियानो ने वहाँ पे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए ही उस आइस ड्रैगन को वहाँ पे अपनी जगह पे ही फ्रीज कर दिया था। और उसी के साथ मास्टर टियानो वहाँ पे उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहते हैं बहुत खेल लिया तुमने, अब तुम्हारा वापस जाने का समय हो चुका है। और ये कहकर जैसे ही मास्टर टियानो वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं तो बेचारे उस आइस ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे हजारों की तादाद में सोर्ड सलेसिस से अटैक होने लगा था। और देखते ही देखते मास्टर टियानो ने वहाँ पे बिना अपनी जगह से हिले ही उस आइस ड्रैगन का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था और इस ब्लास्ट के साथ ही एल्डर टियानची की सारी उम्मीदें ही वहाँ पे टूट चुकी थी। उससे अब अपनी मौत वहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस आइस ड्रैगन के खत्म हो जाने की वजह से एल्डर टियानची अब वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जहाँ हम देखते हैं कि उसके मुंह से धीरे धीरे ब्लड भी निकल रहा था। जो देखकर वो जल्दी से वापस पलटते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि जल्दी करो, हम सभी लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर एल्डर टियानची वहाँ से भागने के लिए एक स्पेस क्रैक को ओपन करता है। लेकिन जैसे ही एल्डर टियानची वहाँ पे स्पेस क्रैक से अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश करता है तो ज़ियाओ यान वहाँ पे जल्दी से मास्टर टियानो से कहता है सीनियर प्लीज इन सभी को यहाँ से भागने मत देना। अब ज़ियाओ यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टियानो ने भी वहाँ पे अपनी फिंगर के एक इशारे से उस पोर्टल को पीछे से ही खत्म करना शुरू कर दिया था। जो देखकर तो बेचारा एल्डर टियानची वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसने जल्दी से वहाँ पे अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक आइस क्रिस्टल से बनी हुई दीवार को बनाना शुरू कर दिया था। जिसके साथ ही वो वहाँ पे अपने साथी एल्डर से कहता है कि जल्दी से जाकर तुम लोग इस डाउज़ोन रियलम के मास्टर के साथ फाइट करो, तब तक मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जो देखकर बेचारे वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे चलाते हुए एल्डर टियानची से कहते हैं आप भला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने तो हमारा साथ देने का वादा किया था। लेकिन अभी वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर टियानो का अटैक वहाँ पे उन तक पहुंच चुका था, जिसके चलते बेचारे वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले वहाँ पे उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इस बीच एल्डर टियानची मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया था, क्योंकि अब वो स्पेस क्रैक पोर्टल भी वहाँ पे बंद हो गया था, जिसके चलते अब मास्टर टियानो भी उसे वहाँ पे खत्म नहीं कर सकते थे। जो देखकर ज़ियाओ यान वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि ये एल्डर तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, इसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने 3 साथियों को कुर्बान कर दिया। जबकि मास्टर टियानो को तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी गलती की वजह से एल्डर टियानची यहाँ से बच के भाग पाया है। इसलिए मास्टर टियानो वहाँ पे उदास होते हुए कहते हैं कि भले मुझे अपनी ये नई बॉडी मिल गई है, लेकिन अभी तक भी मेरी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से वापस नहीं आई। जिस पे ज़ियाओ यान उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि सब में आपकी कोई भी गलती नहीं है, असल में अभी आप जिस बॉडी के अंदर है ये डाउज़ोन रियलम का कल्टीवेटर नहीं था, इसलिए इस बॉडी को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा समय तो लगेगा ही। और ऊपर से वैसे भी हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि एल्डर टियानची यहाँ पे इस तरह से अपनी जान बचाते हुए डर के मारे यहाँ से भाग जाएगा। मुझे तो लगा था कि वो उन बहादुर लोगों में से एक होगा जो कि अपने आखिरी दम तक फाइट करते हैं, पर अभी सबसे पहले हमें एक ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जो कि सेफ भी हो और वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा प्योर हो, ताकि मैं वहाँ पे पॉइजन गर्ल के लिए उस पिल को रिफाइन कर सकूं। और अगर पॉइजन गर्ल भी अपनी पॉइजन बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है तो वो भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो इस तरह फ्यूचर में हमारे पास 2 पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाएंगे, जिसके बाद हम आइस ग्लेशियर वैली से भी अपना बदला जरूर लेंगे। लेकिन अभी ज़ियाओ यान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी जिनलान वहाँ पे ज़ियाओ यान से कहती है कि मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानती हूँ जहाँ तुम इजीली पॉइजन गर्ल के लिए उस पिल को रिफाइन कर सकते हो। जो सुनकर तो ज़ियाओ यान के साथ साथ पॉइजन गर्ल भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जब ज़ियाओ यान वहाँ पे जिनलान से उस जगह के बारे में पूछता है तो जिनलान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि मेरी ये फैमिली के फॉरबिडन लैंड के अंदर एक एंशिएंट अल्टर मौजूद है, जहाँ मुझे लगता है कि तुम बहुत ही इजीली पॉइजन गर्ल के लिए उस पिल को रिफाइन कर सकते हो। जो सुनकर ज़ियाओ यान वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए उससे कहता है लेकिन तुम्हारी ये फैमिली हमें कभी भी अपने
अपने फॉरबिडन लैंड के अंदर जाने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि तुम जानती ही हो कि पिछली बार क्या हुआ था। जिस पे जिनलान उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, पिछली बार मेरी ये फैमिली को तुम्हारी रियल पावर के बारे में नहीं पता था। अगर एक बार मेरी ये फैमिली को तुम्हारी रियल पावर्स के बारे में पता चल जाता है तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जिनलान की ये बात सुनकर ज़ेवियन भी वहाँ पे एक बार फिर से उसकी ये फैमिली के अंदर जाने के लिए मान गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ये फैमिली के मेंशन के मेन हाल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक फायर क्लैन वाले कुछ लोग वहाँ पे ये फैमिली को परेशान करने के लिए आए हुए थे। जो देखकर ये फैमिली का एक एल्डर वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी इस तरह से हमारी ये फैमिली के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई और आखिर इस सब का मतलब क्या है। जिसपे ज़ोई भी कोल्ड टोन में वहाँ पे उनसे कहता है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं तुम लोगों को बस चुपचाप हमारा साथ देना होगा। अगर तुम लोग हमारा साथ नहीं देते हो तो फिर तुम जानते ही हो कि हमारा ब्लैक फायर क्लैन तुम्हारी ये फैमिली का क्या हाल करेगा, जिसकी निशानी के तौर पर तुम लोग इस कोफिन को अपने पास रख सकते हो। ये कोफिन तुम सभी लोगों को अपनी मौत की याद दिलाता रहेगा, जिसके चलते तुम लोग चाहकर भी हमारे ब्लैक फायर क्लैन के खिलाफ नहीं जा पाओगे। असल में ज़ोई भी यहाँ पे ये फैमिली के फॉरबिडन लैंड के अंदर मौजूद एंशिएंट एल्डर के अंदर जाना चाहता था, पर ये फैमिली उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी। और ये फैमिली के एक एल्डर ने तो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपने फॉरबिडन लैंड को ब्लैक फायर क्लैन को देने से साफ साफ मना ही कर दिया था। जो देखकर ज़ोई को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी ब्लैक फायर की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के काफी पीछे फेंक दिया था। जो देखकर बाकी सभी एल्डर्स को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सभी जैसे ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ोई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो क्लैन लीडर ये चोंग ने वहाँ पे उन सभी को रोक दिया था, क्योंकि क्लैन लीडर ये चोंग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनका कोई भी एल्डर यहाँ पे ज़ोई का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ोई ऑलरेडी डाउ ज़ोंग रियलम की 6 स्टार में पहुंच चुका था, जो कि उनकी ये फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। जो देखकर ज़ोई वहाँ पे ये चोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। और ज़ोई की ये बात सुनकर उसके सभी साथी वहाँ पे ये फैमिली का मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे जोर से हंसने लगे थे। वो सभी वहाँ पे ये फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि ये फैमिली डैन सिटी की टॉप 5 फैमिलीज में से एक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं। जरूर इनके एसेस्टर्स ही बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे और उन्होंने ही इस फैमिली को ये पोजीशन दिलवाई होगी। हालांकि उन सभी लोगों को ये बातें सुनकर मास्टर ये चोंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारे मास्टर ये चोंग वहाँ पे जाकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्लैक फायर क्लैन ने उन्हें पूरी तरह से अपने चुंगल में जो फंसा रखा था। और तभी ज़ोई वहाँ पे मास्टर ये चोंग को धमकी देते हुए कहता है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप हमारा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन इसी बीच वहाँ पे ज़ेवियन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे ज़ोई की सारी बातों को भी सुन लिया था। और ज़ेवियन उल्टा वहाँ पे ज़ोई को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बस 10 सेकंड का समय है, जल्दी से अपने सभी लोगों को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि 11वें सेकंड में तुम सभी की लाश यहाँ पे मिलेगी। ज़ेवियन की इतनी ज्यादा कूल एंट्री देखकर भी ज़ोई उसे वहाँ पे सीरियस ही नहीं लेता और वो वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है तो अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस जैसे छोटे बच्चे भी हमें आकर धमकी देंगे। और ये कहकर ज़ोई ने वहाँ पे अपने लोगों को ज़ेवियन और उसके सभी साथियों को वहाँ पे खत्म करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसके वो लोग वहाँ पे ज़ेवियन के पास भी आ पाते। उससे पहले ही हम देखते हैं कि मास्टर टियानाओ ने वहाँ पे अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी डूज रियलम वाली पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद जैसे वो वहाँ पे अपने हाथ को झटका देते हैं तो उससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि ज़ोई के साथ साथ उसके सभी लोग भी उड़ते हुए वहाँ से पीछे जाके रहते। इवन उनका कोफिन भी वहाँ पे उन्हीं के साथ पीछे जाके रहा था। और जब मास्टर ये चैन वहाँ पे इस खतरनाक ऑरा को महसूस करते हैं तो वो भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं ये तो डाउ ज़ोंग रियलम की पावर्स हैं। अब ये सुनकर तो ये फैमिली के सभी एल्डर्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ोई जल्दी से वहाँ पे मास्टर टियानाओ के सामने झुकते हुए उनसे रहम की भीख मांगने लगा था, जिसमें मास्टर टियानाओ वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस बात का फैसला तो मेरा जूनियर ब्रदर लेगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या करना है। अब ये सुनकर ज़ोई जल्दी से वहाँ पे पलटते हुए ज़ेवियन से माफी मांगकर उससे भी वहाँ पे रहम की भीख मांगने लगा था। और इसी तरह वो लगातार वहाँ पे ज़ेवियन से माफी मांगते हुए खुद को और अपने क्लैन को वहाँ पे बुरा भला कहने लगा था। जो देखकर तो अब ज़ेवियन भी वहाँ पे उसकी बक से पक चुका था, इसलिए वो कोल्ड टोन में उससे कहता है कि जल्दी से अपने सभी साथियों को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर अगली बार तुम मुझे यहाँ पे कहीं आसपास भी दिखाई दी है तो मैं तुम्हारे क्लैन में आकर तुम्हें खत्म करूंगा। अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर ज़ोई वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए जल्दी से अपने कोफिन के साथ साथ अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल गया था। खैर उनके जाने के बाद ज़ेवियन वहाँ पे आके बढ़कर मास्टर ये चोंग को ग्रीट करते हुए कहता है तो फाइनली हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। हालांकि ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ये फैमिली थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि ज़ेवियन के साथ पिछली मुलाकात उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे ये भी सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का है कौन और इसने हमारी ये फैमिली की मदद क्यों की, और ऊपर से इसके साथ एक डाउ ज़ोंग रियलम का मास्टर भी है जो कि इसे अपना छोटा भाई बोल रहा है। आखिर ये लड़का किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और तभी जिंदान वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहती है ग्रैंडफादर मैंने आपसे बोला था ना कि ज़ेवियन हम सभी को बचा लेगा, तो देखिए आज फाइनली उसने हमें बचा ही लिया। जो देखकर मास्टर ये चोंग वहाँ पे अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं ब्लैक फायर क्लैन के डर से पूरी तरह से अंधा हो चुका था और तुम्हारे साथ
मैंने नाइंसाफी करने की कोशिश की, प्लीज मुझे उस सब के लिए माफ कर देना। मैंने अनजाने में ही एक इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की बेइज्जती कर दी थी, जो कि मेरे जैसे एक मास्टर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मुझे पहले एक बार इस लड़के की बात को सुनना चाहिए था, उसके बाद ही कोई फैसला लेना था, पर मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला लेते हुए इसके ऊपर यह अटैक करवा दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। और ये सब कहते हुए मास्टर ये चोंग वहाँ पे ज़ेवियन से भी माफी मांगते हैं, और उसी के साथ साथ वो अपनी आग की मदद के लिए ज़ेवियन का शुक्रिया अदा भी करने लगे थे, जिसपे ज़ेवियन भी आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है कि नहीं, उस सब में आपकी कोई भी गलती नहीं थी, वो सब तो बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था, और असल में आज मेरे वापस आने की एक खास वजह है। मुझे आपकी ये फैमिली की मदद चाहिए। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके एंशिएंट अल्टर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिसमें मास्टर ये चोंग वहाँ पे ज़ेवियन को कोई भी जवाब दे पाते। उससे पहले वो एल्डर वहाँ पे जिसकी ज़ेवियन के साथ पिछली बार फाइट हुई थी, वो मास्टर ये चोंग से कहता है कि क्लैन रूल्स के मुताबिक हम किसी भी आउटसाइडर को अपना एंशिएंट अल्टर इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। उस एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर ये चोंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। ज़ेवियन ने आज हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, और उसके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और इसी के साथ मास्टर ये चोंग ने वहाँ पे ज़ेवियन को अपने एंशिएंट अल्टर को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर टियानशी उस स्पेस क्रैक पोर्टल से होते हुए एक अलग जगह पे आ गया था, लेकिन अभी तक भी उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे कसम खाते हुए कहता है कि वो एक दिन मास्टर टियाना से अपनी आज की बेइज्जती का बदला लेके रहेगा। और ये कहते हुए एल्डर टियानशी तेजी से वहाँ से निकल गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।